नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच की खटपट इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की राहें मुश्किल कर देंगी? 13 नवंबर को यहां उपचुनाव होने हैं और इसीलिए यहां सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नामों की घोषणा भी हो चुकी है। सब नामांकन करने वाले हैं या कर भी रहे हैं। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो लंबे समय से खटपट चला आ रहा है, जो बयानों में अंतर दिख रहा है, उसका असर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पर दिखाई देने लगा है। क्योंकि दोनों आपस के गठबंधन दल के साथी हैं और दोनों दलित समुदाय से आते हैं, बड़े दलित नेता है। और जब एक दूसरे पर छींटाकशी होती है तो आपस में भी बिखराव आता है। जब अपने ही पीछे पड़ जाएंगे तो फिर जो सपना लेकर जीतन राम मांझी आगे बढ़े हैं अपनी बहू को विधायक बनाने का, वो कैसे पूरा हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। इमामगंज की राहें कई मायने में मुश्किल है, और किस तरह से मुश्किल है एनडीए के लिए भी, और किस तरह से मुश्किल हो रहा है आरजेडी के लिए भी। किस तरह से प्रशांत किशोर यहां नया प्रयोग कर रहे हैं, इस पर आज पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और पूरा समीकरण भी बताएंगे कि इमामगंज का चुनावी समीकरण क्या है, यहाँ कब कौन कैसे जीतता रहा है, जनता क्या चाह रही है, जनता का डिमांड क्या है। देखिए, इमामगंज जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति के लिए ये सुरक्षित है और इस क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी पिछले 24 सालों से लगातार यहां से जीतते रहे। धरतीपुत्र यहां से कोई जीता नहीं है पिछले 24 सालों में। तो इसलिए यहाँ के लोगों का डिमांड भी है कि इस बार धरतीपुत्र को जिताएंगे। तो क्या 24 साल का जो ये बाहरी उम्मीदवार का जो ठप्पा इमामगंज पर लगता रहा है वो क्या इस बार टूट जाएगा या फिर क्या होगा? उसके लिए एक बार हमें इमामगंज का पूरा इतिहास भूगोल समझना पड़ेगा। देखिए, इमामगंज कुल 3 प्रखंडों से मिलकर बना है। इमामगंज, बांके बाजार और डुमरिया। इन 3 प्रखंडों के मतदाता ही यहाँ के आने वाले विधायक को चुनते हैं। उनका किस्मत लिखते हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ से उतरे हैं उनके किस्मत में विधायक बनना है या नहीं। 1980 से ही यहाँ नक्सलियों की गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा रहा। लोग यहाँ असुविधाओं के बीच रहते रहे हैं। देखिए, अब परिस्थितियां बदली हैं। नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद लगभग आधा दर्जन पुलिस कैंप भी खुले, कई नए थाने का निर्माण हुआ और उसी का नतीजा है कि अब नक्सली गतिविधियों में कमी आ गई है। लेकिन यदि चुनावी इतिहास पर चर्चा करेंगे कि इमामगंज का चुनावी इतिहास क्या है, तो इमामगंज का चुनावी इतिहास जो है 1957 से लेकर 1962 तक यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अंबिका प्रसाद सिंह चुनाव जीते, वो यहाँ के विधायक रहे। फिर 62 से 67 तक स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वही चुनाव जीते और फिर विधायक रहे। 1967 से लेकर 1969 तक डी राम कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से विधायक थे। 1969 से लेकर 72 तक ईश्वर दास सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। 1972 से 77 तक अवधेश्वर राम कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। फिर 77 से 80 तक ईश्वर दास जनता पार्टी के विधायक हुए। फिर 80 से लेकर 90 तक 2 बार श्री चंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे। 1990 में जब राजनीति बदला तो फिर 1990 से 95 तक उदय नारायण चौधरी जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते और विधायक रहे।
1995 से 2000 तक रामस्वरूप पासवान समता पार्टी के यहाँ पे विधायक थे। फिर 2000 से 2015 तक उदय नारायण चौधरी लगातार 3 बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीतते। उन 2015 से लेकर 24 तक यहाँ पे जीतन राम मांझी विधायक हैं, और 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें यहाँ वो गया से सांसद चुन लिए गए और इसलिए ये सीट खाली हो गया। अब उपचुनाव हो रहा है, तो देखिए उपचुनाव में कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। उपचुनाव में एनडीए के तरफ से दीपा मांझी, जो कि जीतन राम मांझी की बहू है, संतोष कुमार सुमन की पत्नी है, चुनावी मैदान में है। संतोष कुमार सुमन की पत्नी के अलावे जीतन राम मांझी के परिवार से और 2 लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। एक तो संतोष मांझी के पुत्र जो प्रवीण मांझी हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे, और दूसरी उनकी समधन जो है ज्योति देवी के बेटे देवेंद्र मांझी, यानी कि जो जीतन राम मांझी के दामाद हो गए, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अंततः संतोष कुमार सुमन, जो कि अभी मंत्री भी हैं, उनकी पत्नी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एनडीए के तरफ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी दीपा मांझी यहाँ से चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ आरजेडी ने यहाँ से प्रयोग किया है। आरजेडी को लेकर ये चर्चा थी कि यहाँ से इस बार उदय नारायण चौधरी चुनावी मैदान में हो सकते हैं, लेकिन इन सबको चौंकाते हुए आरजेडी ने यहाँ से रोशन मांझी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। डुमरिया के रहने वाले हैं, देखिए स्थानीय का उन पर ठप्पा लगा हुआ है, वे स्थानीय हैं। और जो रोशन मांझी हैं वो पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और जब से औरंगाबाद में जो आरजेडी ने अभय कुशवाहा को चुनावी बाजी में उतारा और वो जीत गए, तब से प्रयोग कर रही है। जो आरजेडी है इस पूरे इलाके में प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग में सफल भी हो रही है। तो अभय कुशवाहा भी पूरी तरह से रोशन मांझी के पीछे खड़े हैं। तो अब ये जो आरजेडी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा है, उसके बाद यहाँ चुनावी समीकरण जो है वो बदल रहा है। पुराना जो लड़ाई था वो अब एक नए लड़ाई के रूप में इसलिए भी अब अलग मोर्चा बन रहा है क्योंकि यहाँ से जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान। तो एक तरफ 2 मांझी हैं और एक तरफ जितेंद्र पासवान है। डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो है वो चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक है, और उनके बारे में माना जाता है कि कम फीस पर वो इलाज करते हैं, और कोरोना काल में भी वो लोगों के पास जाकर वो मदद करते थे। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक है वो कोई बहुत बड़े एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो जितेंद्र पासवान है वो गांव-गांव में लोगों का चिकित्सा सेवा किए हैं, और उसी को देखते हुए लोग उनके पाले में जाते हैं। या क्या होता है चुनावी समीकरण, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ मांझी और पासवान, 2 मांझी और 1 पासवान चुनावी मैदान में है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक खेमे में हैं, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे। तो ऐसे में यदि इसका संदेश निचले स्तर पर यदि गलत चला गया तो फिर यहाँ चुनावी समीकरण में एनडीए की राहें मुश्किल हो जाएगी। आरजेडी के लिए भी टफ टास्क है। आरजेडी के लिए भी कोई कमजोर यहाँ लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये जीतन राम मांझी जीतते रहे, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही जीतते रहे हैं उदय नारायण चौधरी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोलबंदी और खेमाबंदी दोनों तरफ है। इधर उदय नारायण चौधरी का भी टिकट कट चुका है, तो खेमाबंदी और गोलबंदी दोनों तरफ है। बीच में डॉक्टर जितेंद्र पासवान भी है। अब इमामगंज की लड़ाई बड़े दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले के लिए आपको
थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा राजनीतिक पत्ते और खुलेंगे और राजनीतिक मिजाज में भी लोग खुलकर बोलने लगेंगे। हालांकि 13 नवंबर को यहाँ पे चुनाव है और उससे पहले जब नामांकन की प्रक्रिया 25 तारीख को खत्म होगी और उसके बाद जब चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जाएंगे तो फिर मिजाज क्या बनता है, लोगों को, मतदाताओं को कैसे लोग मनाते हैं, क्योंकि फिर 1 साल के अंदर ही फिर से चुनाव होने वाला है। तो जो विधायक बनेगा उसके लिए कांटे भरा ताज होगा और जो लड़ाई उसे लड़नी है वो भी कमजोर लड़ाई नहीं लड़नी होगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम फिर मिलेंगे आपसे तो नई बातें बताएंगे, नई चर्चा करेंगे, किसी अन्य क्षेत्र के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।